हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों के लिए भेजेंगे जब तक यहाँ पर सारी समस्या का हमारे यहाँ हल नहीं हो जाता है, क्योंकि इधर तो घर पे कुछ काम की वजह से डिस्टर्बिंग, ऊपर से बिटिया को हमारी चोट लग गया पैर में, उसकी वजह से तो रिकॉर्डिंग क्लास ही आप लोगों को दे पाएंगे। वो भी थोड़ा सा नॉर्मली है चोट, इसी वजह से दे पा रहे हैं, नहीं तो क्लास बंद ही करनी पड़ती। आप लोग भी समझदार व्यक्ति हैं, सभी लोग जान ही सकते हैं, इसीलिए आप लोग ज़रा भी ये मत करिएगा मैम क्लास में इतना डिस्टर्बिंग हो रहा है, ठीक है, बंद हो रही है क्लासें। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, कि हमारी क्लासें कभी अभी तक बंद ही नहीं हुई हैं, न रुकती थी, बराबर चलती थी। लेकिन परिस्थितियाँ हैं आदमी को जो है सभी करने पे मजबूर करती हैं, जैसा हमारे साथ हो रहा है इस समय। तो यहाँ पे जो जब हम सांची स्तूप को पढ़ा दिए थे कल, इसीलिए हम सोच रहे थे क्लास बंद न हो, रिकॉर्डिंग क्लास ही आप लोगों तक पहुँचा दें। तो 70 से लेकर 25 तक कल पढ़ा दिए थे रिकॉर्डिंग क्लास में इसको। तो यहाँ से लगाए हैं इसलिए कि यहाँ तक हमने सांची का उत्तरी द्वार तक पढ़ाया था, ठीक है। फिर इतिहास, तो इतिहास क्या है आगे से लगाए हैं, तभी तो आप लोग जान सकेंगे कितना हमने आगे से पढ़ाया है। तो इतिहास आने वाली कई शताब्दियां जो थी, एक प्रख्यात प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाने माने सांची का संभवतः मौर्य सम्राट अशोक, जो 273 से 236 ईसा पूर्व शीर्ष स्थल पर स्तूप का तथा स्तंभ निर्माण के लिए चुना था। कहा इतिहास पूरा बता रहा, बुद्ध की अस्थियों पर बनाए गए 8 जो है प्रारंभिक स्तूपों में थे 7, और जो 7 जो अस्थियाँ उनकी थी, उसमें जो 8 बनाए गए उसमें से 7 अशोक ने खुदवाया था। उसमें से रखे हुए धातुओं को निकाल कर उसमें बनाए गए असंख्यक, वहाँ से जो रखे गए धातुएं तो उसमें से निकाल कर असंख्यक स्तूपों में रखवाया था, जैसे साम्राज्य में फैले थे। बीरज जीवन तथा साधना के उपयुक्त शांत वातावरण तथा विदिशा जैसी प्रसिद्ध नगरी के पास होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए सांची एक क्या है, विदिशा में पड़ता है ना। ये तो यही प्रश्न बनता है आपका ना, विदिशा में कहाँ, सांची एक आदर्श स्थान माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन जब हुआ था, क्या लिख रहा है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इन बौद्ध स्थलों को कुछ आघात हुआ, पर क्या हुआ, आघात हो गया था। संभवतः इसी समय अशोक के स्तूपों को भी क्षति पहुंची थी, लेकिन शीघ्र इस पर काबू पा लिया गया। इसमें सातवाहन राजाओं के समय सांची के तोरण, जब आप लोगों से पूछा जाता है कि सांची में क्या क्या हुआ, कार हुआ, तो मौर्य शुंग ये सब है ना, 3 काल वहाँ पे। तो यहाँ पे तोरण द्वार कौन लगवाता है, सातवाहन अलंकृत किया गया। लेकिन कुषाण साम्राज्य इसका निर्माण शिथिल, फिर कुषाण में आने के बाद इसका निर्माण शिथिल पड़ गया। जैसे शुंग वाले क्या किए थे, पत्थर संगमरमर, और जबकि मौर्य वाले क्या किए थे, उसमें बलुआ पत्थर, बलुआ से जैसे नॉर्मली बना दिया जाता आदमी वैसे बनवा दिया था उसका। फिर इसमें तोरण द्वार हो गया, जिसका अंत गुप्त अभ्युदय के साथ हुआ, ठीक है। यह मालूम नहीं हो पा रहा था कि सांची और बौद्ध स्थली का अंत किस प्रकार हुआ था। यहाँ ऐसा कोई बौद्ध स्मारक ही नहीं है, जो इसीलिए 13वीं शताब्दी सिद्ध होता है। कितनी, 13वीं शताब्दी सिद्ध होता है। इसके विपरीत इस पत्थर के अनेक जैसे फलक छोटे छोटे होते हैं, जैसे आपके फलक नहीं होते, छोटे छोटे फलक मिलते हैं, जिसमें विष्णु गणेश महिषासुरमर्दिनी आदि हिंदू देवता गुप्त काल में ना तो आकृतियां बनी हुई हैं, इस समय में बनी होती है ना। इसमें कुछ कहना कठिन है, बौद्धों के स्थान पर स्वयं त्यागा तथा आंतरिक बल के अभाव में अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ रहे, और बौद्ध संघ क्रमशः सर्वग्राही हिंदू धर्म में विलीन हो गया। क्या हो गया, बौद्ध संघ सर्वग्राही जो हिंदू धर्म में विलीन हो गया। स्तूप की रचना कैसे होती है, ये तो पूरा इतिहास था, कैसे कैसे क्या हुआ था, कैसे कैसे यहाँ पे कैसे कैसे बनाए थे, कैसे। तो स्तूप की रचना समझ रहे, स्तूप की रचना मूल रूप से सांची का स्तूप अशोक द्वारा लगभग उसी समय में बनवाया गया था जब उसके पास अशोकी स्तंभ खड़ा गया था। तब से परिवर्तित काल लेकर इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए। वर्तमान समय में ऊपर से छत्र तथा वेदिका को छोड़कर वर्तमान में ऊपर से जो जैसे
स्तूप का निर्माण कैसे होता है? ये आपकी मेधी होती है, बताए थे, अंड होता है, फिर हर्मिका होती है, फिर छत्रावली होता है, यही 4 भाग होते हैं। तो जैसे छाता हम बताए थे, जैसे आपके छाता होता है, इस मुट्ठी होती, फिर ऐसे फिर इसे खुलता, उसी तरह छत्रावली। तो यहाँ पे क्या किया था वेदिका को छोड़कर, जो वेदिका या मेधी बोला जाता है, उसको गुंबद की ऊंचाई 54 फीट है और गोल आधार पर व्यास लगभग गोल आधार का व्यास लगभग कितना 120 फीट। गुंबद के चारों ओर जो 16 फीट ऊंचा चबूतरा बनाओ, जो प्रतीक्षा क्या है, जो प्रतीक्षा पथ का काम देता है। यहाँ पे वेदिका के भीतर जो है 7 फीटर के, जो 7 वेदिका के भीतर हो गए जो 7 फीट के प्रतीक्षा पथ शिलापट बिछे। यहाँ पर पहुँचने के लिए दक्षिण में दोहरा सीढ़ी का सोपान मार्ग होता है। तो दक्षिण में से दिशा से यहाँ दोहरी सीढ़ी पर सोपान मार्ग, इसके ऊपर हर्मिका ये वाला जो सबसे पवित्र वाला भाग, इसके ऊपर क्या होता है, यही आपके गुम्बद के जो है हर्मिका तथा त्रिपत्र सभी छत्र यष्टि है। 9 फीट ऊंचे अष्टकोणीय स्तंभों पर एक दूसरे से बांधने के लिए 2 फीट ऊंचा उछड़ी, इस स्तंभों में 3.15 इंच के अंतराल में 2-2 फीट चौड़ी सूझियाँ लगी हुई। अलंकृत तोड़ द्वार जो अलंकृत तोड़ द्वार है वो 34 फीट ऊंचे हैं। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित इस स्तूप की छटा देखने ही लगती है, अच्छी लगती है, जैसे बहुत अच्छी लगती है। तोड़ द्वारों की रचना, सभी तोड़ द्वार ईसा पूर्वी पहली शताब्दी क्या है, ईसा पूर्व पहली शताब्दी, जब आपके प्रथम शताब्दी के क्या है, नाट्य शास्त्र है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी का नाट्य भरत में सबसे पहले दक्षिणी द्वार बनाया गया था। इसके मुख्य प्रवेश द्वार थे। इसके बाद क्रमशः उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तोड़ द्वार क्या बने थे। इसके बाद पहले तो दक्षिणी द्वार बनाया गया था पहली शताब्दी में ना। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, यह मुख्य द्वार प्रवेश द्वार था। इसके बाद क्रमशः उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी द्वार बने। इस तोड़ द्वारों में चौहल 2 खंभे होते थे जो 24 फीट ऊंचे तथा थोड़ी सी कमीनदारी ऊपर की ओर तनी हुई 3 सूचियाँ होती। इसके बीच की दूरी इतनी चौड़ाई में कुछ अधिक होती। इसके बीच छोटे छोटे तीर, इन्हें क्या कहा जाता था, ये देख लीजिएगा, साधने का काम करते थे। अब देखते हैं, स्तंभों पर वर्गाकार पत्थरों के टुकड़ों पर सूचियाँ रखी जाती थी जो दोनों तरफ से बाहर की ओर निकली हुई थी। उसके ऊपर खंभों तथा धर्मचक्र क्या होता है, त्रिरत्न, ठीक है, में खंडित अवस्था में होता है। इस तरह तोड़ द्वार की ऊंचाई 34, बार बार देख रहे हो ना, तोड़ जो ऊंचाई 34 फीट है। सूचियों के बाहर की ओर बहुधा हाथियों की मूर्तियां हैं। क्या है, बहुधा जो हाथियों की मूर्तियां हैं, जिसमें नीचे सूची के स्तंभ की दूरी को भरने के लिए द्वारपाल यक्ष है ना, ये जो यक्ष है ना, देख रहे होंगे आप लोग, यक्ष जो मूर्तियां बनाई गई थी, आपके द्वारपाल यक्ष बने हुए हैं, द्वारपाल के रूप में यक्ष बने हुए हैं। तो खंभों के शिखरों पर पीठ से पीठ मिलाए शेर, जो शिखर ऊपर होता है एकदम ऊपर वाला, वहाँ पर शेर, हाथी तथा वामन है। इसके आगे भाग बनाया गया है। इसमें आकृतियों की स्त्रियों की सुंदर तथा शोभनीय जो अपने नीचे वाली सूची के दोनों हाथे से साधे हुए हैं। निम्न यही जो आप देख रहे होंगे, ये चित्र बना है, इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सांची का पूर्वी तोरण द्वार है यहाँ पे, ठीक है, सांची का जो पूर्वी द्वार की पूरा सजावट है यहाँ पे। तो दोनों हाथों में इस स्तंभों पर ये देखिए हैं, ये दोनों हाथों में क्या है, यहाँ दोनों हाथों हैं ही ना। तो यहाँ पे सूचियों विभिन्न जातक कथाएं तथा बौद्ध जीवन के घटनाओं को चित्रित किया गया। सांची के तोड़ द्वार की सूचियों के दृश्य में अलंकरणों को अधिक किया जाता है। जैसे आप आ गए हैं जातक कथाओं के दृश्य, बहुत लंबा है ना ये सब, रीता प्रताप में जानते ही आप लोग, काफ़ी लंबी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को। स्तूप 3, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जैसे जो साल भज्जी मूर्तियाँ हो जाएंगी, बुद्ध के अनुगामी देवताओं के दृश्य, ये सब बहुत विस्तृत गौतम बुद्ध के जीवन के दृश्य। अब आप लोग जातक कथाओं के दृश्य में क्या क्या है इसको देखेंगे। तो ये जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्वजन्म से बौद्धों के विश्वास था कि बुद्धिज्म प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को पशु पक्षी से लेकर मानव तक के असंख्यक योनियों से गुजरना होगा, पड़ा था।
सांची के जो तोड़ द्वार पर केवल 5 कितना है 5 जातक कथाओं को पहचाना गया। वे कौन कौन से हैं? जैसे आपके छंदक, वेशांतर, शाम, महाकपि। तो जैसे वेशांतर 17 में है ना, छंदक 10 में है। ये वाली कथाएं यहाँ पे सांची वाले में भी है। शाम जातक, श्याम जातक भी है ना। तो महाकपि जातक तथा अब अलबुश में वेशांतर जातक जो था संबंधी विभिन्न घटनाओं को, जैसे जो वेशांतर जातक के जो हाला है इसको क्या किया गया था, उसको उत्तरी तोड़ की बड़ेरी, एक बड़ेरी पर है वेशांतर ता। ये देखिए ता यहाँ पे उत्तरी, यहाँ ता यहाँ उत्तरी। तो शाम जैसे पूछा जाएगा वेशांतर जातक कहाँ, तो ता और उत्तरी वाले पे वेशांतर उत्तरी तोड़ द्वार के बाएं स्तंभ पर। अब उत्तरी द्वार के बाएं स्तंभ पर ये तो इधर वाला बाया वाले पे हो जाएगा छंदक जातक दृश्य तीसरी बड़ेरी पर। और वेशांतर जातक तथा श्याम जातक दृश्य में इंद्र उपस्थित होते हैं। क्या है वेशांतर? छंदक जातक के विभिन्न अंशों में बाईं ओर से जो छंदक जातक है इसमें से क्या किया गया है, बाईं ओर से कोने की ओर षष्ठदत्ती छंदक अपने दल के हाथियों के साथ जाता हुआ, छंदक जातक है ना, हाथी है ना, जाता हुआ दिखलाया गया है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन के दृश्य हैं। सांची के शिल्पांकन में बुद्ध के अलौकिक स्वरूपों को, इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर गौतम बुद्ध के विभिन्न आश्चर्यजनक घटनाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें आकाशचारी जल पर चलने लगे हैं, आकाशचारी जल पर चलने और उन्नत हाथी को वश में करने, अंगों में अग्नि निकालने, अंगों से गुठली श्याम का वृक्ष तुरंत उत्पन्न करना आदि, ऐसा चमत्कारिक है ना सभी। इसके अतिरिक्त उनकी उपस्थिति केवल कतिपय लाक्षणिक चिन्हों और जो है व्यंजनों द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे आपके छत्र क्या किया गया है, छत्र में आवृत्त सजा हुआ खाली पीठ वाला घोड़ा, सिंहासन, धर्मचक्र, विहार स्थल, चरण चिन्ह और त्रिरत्न आदि। बुद्ध के अनुगामी के रूप में कुछ देवताओं का दृश्य। सांची में इंद्र, ब्रह्मा, मार, नाग, यक्ष, किन्नर, सुपर्ण आदि के अंग विशिष्ट हैं। इंद्र अनेक दृश्यों में उपस्थित हैं, जैसे आपके इंद्रशाला गुहा के दृश्य, बुद्ध के चूड़ा उत्सव दृश्य, अन्वेषण के दृश्य, वेशांतर जातक दृश्य, शाम जातक दृश्य में एक बड़ी पर सफा सदों सहित जैसे बैठे इंद्र और उनके स्वर्ग का प्रभावशाली निरूपण हुआ है। एक अन्य दृश्य में वैजयंत प्रसाद, नित्य अप्सराएं, फलों से परिपूर्ण वृक्ष, मंदाकिनी का प्रवाह एवं मिथुनी के पड़े की छवियों से युक्त इंद्रलोक की वैभवशाली निरूपण हुआ है। नाग नागनियाँ, वस्त्र आभूषण, ये सब बुद्ध के जो देवताओं के कुछ अन्य दृश्य हैं। अलंकृत मानवीय रूप में व्यक्त तथा उनके फड़ों के टोप द्वारा अन्य आकृतियों में भिन्न है। कुछ यक्षों ने कुछ दानवदार आकृतियां जो नाट्य शरीर और मोटे पैरों में, उन्हें कुठ भांड कहा जाता है, और उन्होंने अपने हाथों में मालाएं ले रखी हैं। और देखिए शाल भंजिका की सौंदर्यमयी, जो शाल भंजिका की सौंदर्यमयी जो है मूर्तियां हैं, बड़ेरियों से निकले हुए कुछ शंकुड़ों पर शाल भंजिका की सौंदर्य, जिसमें आपके विभिन्न भाव भंगिमाएं, जैसे आपके वृक्ष का अवगुंठन करती, वृक्ष की डाल को स्पर्श करती, अलसाई साधी बैठी हुई, शोभा यात्रा देखने के लिए झांकती हुई, विभिन्न रूपों में शाल भंजिकाएं हैं। ऐसा जैसे एक अच्छा सुंदर दृश्य होता वैसे तरह से। तो पशु पक्षियों द्वारा वनस्पतियों का निरूपण, और पशु पक्षियों निरूपण काल्पनिक दोनों रूप में हुआ है, स्वाभाविक और काल्पनिक दोनों। काल्पनिक में पशुओं में ब्याल और जो है पशु उल्लेखनीय है, कौन सा, ब्याल पृष्ठ। तो पशु, तो स्तूपों के शीर्ष में पशुओं की पृष्ठ संलग्न चतुर्थाकृति है। स्वाभाविक रूप से बने पशुओं में हाथियों की आकृतियाँ उल्लेखनीय हैं। एक मनोहारी दृश्य में एक हाथी हथनियों और बच्चों के साथ बुद्ध स्तूप की, जैसे आपके स्तूप पूजा कहाँ पे 9 में होती है जनता में ना स्तूप पूजा, तो बुद्ध की पूजा निर्मित आए हुए दिखाया गया है। तो वनस्पतियों में सांची की कला ओतप्रोत है, जो वनस्पति है सांची की कला।
उसमें सबसे ज़्यादा ओतप्रोत है। तो अशोक, आम्र, शाल, आदि वृक्ष, कमल, कंटकारी, कल्प, ये सब पशु पक्षी वनस्पतियों के कौन कौन सी, कल्प, लता, श्री वृक्ष आदि, पल्लवित पुष्पित हरे पेड़ पौधे, लताएं तथा अत्यंत स्वाभाविकता के साथ अंकन किया गया। यहाँ पर पत्र, पुष्प, लता, वृक्ष, शिल्पांकन इतना अधिक और स्मरणीय हुआ है कि मार्शल ने सांची के महास्तूप को क्या क्या कला का, जो सांची में जैसे एक महास्तूप है, दो छोटे स्तूप है ना, बड़े वाले को महास्तूप कहा गया है जो आपके बुद्ध का प्रतीक होती है, और जो छोटा होता है उनके शिष्य का, ऐसे बताए थे आप सब इसके पहले। तो वनस्पति शैली कह दिया गया है, ऐसा सुंदर हुआ है तो वनस्पति शैली कह दिया मार्शल ने। यही सोच रहे हैं विभिन्न अलंकारिक को पढ़ा के, और कल पढ़ा देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे कोई चीज़ें पढ़ना है, एक ही बार में नहीं। अब इसको हम सोच रहे हैं ना कि ये वाला जो है अलंकारिक अभिप्राय, इसको विभिन्न दृष्टि अलंकारिक अभिप्राय को कल पढ़ाते हैं। यहाँ तक तो आपको पढ़ा दिए हैं, और आप लोग ऐसे वीडियो के लिए आप सुहाना फ्री क्लासेस पे ज़रूर बने रहेंगे, और आगे भी क्लासें आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी। थोड़ा सा व्यस्त हैं और कुछ परेशानी हो गई एकाएक, किसी वजह से रात में हो सके तो क्लास आपकी चलेगी आज रात वाली। थैंक यू।